हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ पढ़ा था और हमने देखा था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर मान लीजिए मेरे पास ये चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से जो इस क्लोज्ड एरिया से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, फ्लक्स फाई दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस और इस पे साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्साइलन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। तो फ्लक्स इसमें से निकलने वाला ये फ्लक्स, इसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया निकल रही हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्साइलन नॉट। आज हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा हम गॉस लॉ से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे सीबीएसई के टॉपिक्स हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे सीबीएसई में पूछे जाते हैं और खूब क्वेश्चन आते हैं इन पे। तो सबसे पहले है पहला टॉपिक है इसमें, पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहें इसको, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। तो मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है और हमें यहाँ पे किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड दिस इज़ हमारा चार्ज q है जो, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम, ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। दिस इज गॉसियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूँ एक डी ए और इसका एरिया वेक्टर है जो वो ऐसे बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे, ये डी एरिया वेक्टर है और यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी हैं, वो भी ऐसे बाहर की तरफ हैं, ऐसे। तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के मुताबिक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पे भी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। तो गॉस लॉ हमें ये बताता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज की या किसी भी चार्ज की वजह से किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्साइलन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया इसमें है डी ए, और इस डी ए को मैं इंटीग्रेट करूँगा ऐसे 0 से लेके ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया मेरे पास आ जाएगा 4πr²। वैसे तो यहाँ पे कॉस लिख लेता हूँ मैं, कॉस 0, क्योंकि दोनों में एंगल 0 है तो यहाँ पे कॉस 0 आ गया, दैट इज क्यू इन बाय एप्साइलन नॉट। तो ई वेक्टर ई डॉट डी ए, तो फिर मैं वेक्टर नहीं लिखूंगा, जब मैं डी ए कॉस थीटा लिख दिया ना मैंने साथ में, तो मैं इसको जस्ट ऐसे लिख लूँगा ई, और एरिया को मैंने इंटीग्रेट किया, कॉस 0 1 होता है, तो ये मेरे पास आ गया 4πr² इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्साइलन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई क्यू इन बाई 4πε0r²। व्हाट इज 4πε0, दैट इज के, तो आ गया के क्यू पॉन r²। क्यू इन मान लीजिए जो अंदर चार्ज पड़ा हुआ है तो ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है, ये इतनी हो सकती है, ठीक है। ये गॉस लॉ से हमने प्रूव कर लिया। दूसरी बात बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दूसरी चीज़ प्रूव करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। एक इनफाइनाइट लंबी वायर है
उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करनी है। वो हमने पहले भी फाइंड किया और उसका आंसर भी हमें याद है, दैट इज़ 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये आंसर आया था मेरा। बट इसको हम गॉस लॉ से प्रूव करते हैं और आपके एग्ज़ाम में गॉस लॉ से प्रूव पूछा जाएगा उसका, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ऐसे, ठीक है। तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, और सॉरी जो इस पे चार्ज है, दैट इज़ लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर पर यूनिट लेंथ पे एक चार्ज है। तो हमने क्या किया, इस पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया। मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस हर एक, इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार्जेस हैं, तो गॉसियन सरफेस की का डिस्टेंस हर एक पॉइंट से सेम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। तो इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर ये लेंथ है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस मैं मान लेता हूँ, ये आर मान लेता हूँ मैं, रेडियस ये आर है। तो हमें इस पॉइंट पे ही मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वायर की वजह से। और ये हमने गॉसियन सरफेस बना रखा है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इसमें से वो कुछ ऐसी निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे भी और इधर भी ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है दैट इज़ डी ए, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आ गया डी ए, और ये जो टॉप सरफेस है ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे डी ए लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जब मैं लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और इसका साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो एरिया है इसके दो कंपोनेंट्स हैं एरिया के बेसिकली, एक तो कर्ड सरफेस है, कर्ड एरिया ये जो बाहर का एरिया है, और एक फ्लैट एरिया है, और ये जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया। तो कर्ड एरिया में जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन, कर्ड एरिया के लिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0, और फ्लैट एरिया के लिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी वजह से जो मेरा फ्लक्स आएगा यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू 0 एज फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री, इसीलिए ये तो 0 हो जाएगा। बट इसकी वजह से 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे आने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ई इंटू डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ई डी ए इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा एरिया को, तो मेरे पास आ जाएगा 0 से लेके ये एरिया कितना है पूरा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ हमें लेनी पड़ेगी, ये कितनी लंबाई का ये सिलेंडर है, तो ये एल मान लेते हैं हम, इस सिलेंडर की लेंथ एल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई आर एल इंटू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, और जो अंदर चार्ज है वो कितना है 1 मीटर पे कितना चार्ज है लैम्डा, और एल मीटर पे कितना होगा, वो होगा लैम्डा एल। ये टोटल चार्ज आ जाएगा अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इन कितना आ गया, क्यू इन विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। 1 यूनिट लेंथ पे कितना है लैम्डा, और एल लेंथ पे कितना है लैम्डा इंटू एल, तो ये आ गया मेरे पास। अब एल ने एल को मार लिया, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ, तो वो मेरे पास आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक आर आ जाएगा। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, वो आया 2 लैम्डा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के अपॉन आर। तो फॉर्मूला है 2
2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, जो हमने पहले भी निकाला हुआ है। ठीक है, वो टफ मेथड था, ये गॉस लॉ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ आगे जाने से पहले कुछ और चीज़ें हम देख लें। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि गॉस लॉ आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, गॉस लॉ या ऐसे कह सकते हैं हम, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस वेदर सिमेट्रिक, ये भी मैं समझाता हूँ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक क्या है, वेदर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, बट if we have to calculate electric field using Gauss law, it is possible for highly symmetric cases only, ये सिर्फ हाईली सिमेट्रिक केसेस के लिए ही पॉसिबल है। अब देखिए कैसे, मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे इनफाइनाइट वायर थी, वो तो एक सिमेट्रिक केस आ गया, हाईली सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं, क्या हम गॉस लॉ की मदद से एक फाइनाइट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी डिस्टेंस r पे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लिया और ये फाइनाइट वायर अंदर रखी हुई है ऐसे, गॉसियन सरफेस, और ये फाइनाइट वायर तो इस केस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते ये यूजिंग गॉस लॉ, बिकॉज उसमें हमने ये मान लिया, पिछले केस में तो हमने ये मान लिया था कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि ये वायर बहुत लंबी है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, और उस छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बट अगर मेरे पास वायर ही फाइनाइट है, जैसे इस केस में है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम नहीं मान सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगी। तो इन केस ऑफ फाइनाइट वायर वी कैन नॉट फाइंड E एट 1 and 2, मतलब E1 एंड E2 आर डिफरेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएंगी, सो वी कैन नॉट अप्लाई गॉस लॉ। तो यहाँ पे अब गॉस लॉ अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे कि गॉस लॉ तो हर एक केस के लिए वैलिड है, बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकालनी होती है वो हाईली सिमेट्रिक केसेस के लिए ही पॉसिबल है। आप हर केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो आगे इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट्स यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो हमें एक इनफाइनाइट लंबी शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये आपको अगर याद हो तो हमने पहले भी ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और अगर आपको याद हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है। बहुत बड़ी शीट का मतलब है कि हम इनफाइनाइट शीट, मैंने आपको ये बताया था फंडा क्या होता है, कि हम शीट के ऐसे, ये शीट है और शीट के बहुत क्लोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले ये शीट का जो एरिया वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ये ऐसा कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट शीट है। मान लीजिए कि ये शीट ऐसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे इस पे जो चार्ज है वो कौन सा लेंगे, सिग्मा रो की लैम्डा, इस पे लेंगे हम सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ना, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे।
और मान लीजिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया डी, और इस डी की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक बार फाइंड करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर सरफेस। तो यहाँ पे ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, जो दूसरी तरफ भी जाता है, ऐसे गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है। और ये एरिया जो दिस इज डी, ये एरिया डी एंड दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। और यहाँ से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी ई, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस पे साइक्लिक इंटीग्रल। तो देखिए जो एरिया है उसके दो पार्ट है फिर, एक तो है कर्ड और एक है फ्लैट, फ्लैट सरफेस, एक है कर्ड सरफेस और एक है फ्लैट सरफेस। ये जो कर्ड सरफेस है, यहाँ का जो एरिया वेक्टर है वो है कुछ ऐसे, ये डी ए, और यहाँ का जो एरिया है वो है ऐसे डी ए, ठीक है। तो ये जो डी ए ऊपर की तरफ है वो कर्ड सरफेस एरिया का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए वेक्टर में जो एंगल है थीटा दैट इज 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स ज़ीरो है। और यहाँ पे फ्लैट सरफेस की मैं बात करता हूँ, ये जो फ्लैट एरिया है इसमें ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर में जो एरिया है, जो एंगल है थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड फ्लक्स इसमें आ जाएगा ई इंटू डी ए। तो यहाँ पे मैं ये छोड़ दूंगा, कर्ड सरफेस सिर्फ मैं फ्लैट के लिए लिखता हूँ क्योंकि कर्ड में से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा। तो ई वेक्टर ई डॉट डी ए इंटू कॉस ज़ीरो, और यहाँ पे मैं साइक्लिक इंटीग्रल लगाता हूँ। तो एरिया मैं लिखूँगा यहाँ पे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो टोटल एरिया आ जाएगा मेरा ए, ठीक है। तो ये 0 से लेके ए तक, और क्यू इन, इसमें जो मेरा क्यू इन है वो कितना है, मान लीजिए ये एरिया को मैं डी ए नहीं ए मान लेता हूँ, चलो, और ये एरिया ए है टोटल, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया था डी ए, तो ये टोटल यहाँ मैं इसको ए ही लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन होगी नहीं तो। ये एरिया ए है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, मतलब 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन की जगह मैंने ये लिख लिया। क्यू इन मतलब ये जो गॉसियन सरफेस इसके अंदर कितना चार्ज है, तो सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ए, और इसको मैं ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो फ्लक्स निकल रहा है वो एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है, तो दो जगह से फ्लक्स निकल रहा है मेरा, ठीक है, इसीलिए ये लिख दिया। तो ए ने ए को मार लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इनफाइनाइट वायर की वजह, इनफाइनाइट शीट की वजह से। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ 2 फ्लैट सरफेस। तो 2 फ्लैट सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं सीबीएसई के लिए। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो भी हम कर लेते हैं। ये एडवांस्ड एप्लीकेशंस है, ठीक है, एडवांस्ड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो। केवी स्कूल में ये भी करवाया जाता है,
KV2 स्कूल में ये भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो मैं एडवांस के अंडर लिख रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। तो हमारे पास एक ऐसे सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबी वायर है और वो हॉलो है, ठीक है, अंदर से खोखली है वो वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके अंदर, और ये इसका एक्सिस मान लीजिए, ये एक्सिस ऑफ अ वायर, ठीक है। और इसमें जो चार्ज है दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस पे ये चार्ज है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, इस वायर के बाहर कहीं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो हमने निकाली है, दैट इज़ 2k लैम्डा अपॉन आर। ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड चीज़ है जो, वो है इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो इनसाइड द वायर, तो इनसाइड द वायर निकालने के लिए हम इस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ऐसे, और ये आर रेडियस है, ठीक है। तो ये हमने अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। हॉलो वायर है मेरी, और हॉलो वायर के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है, तो इनसाइड द वायर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के मुताबिक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको साइक्लिक इंटीग्रल से हम इंटीग्रेट करेंगे। बट क्यू इन इज इक्वल्स टू 0, इसके अंदर तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे बैठा है और ये तो हॉलो है, तो यहाँ पे है जो पूरे का पूरा चार्ज इधर बैठा है, इसीलिए Q इन 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0 इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। तो ये Q इन क्यों 0 लिया, बिकॉज ऑल द चार्ज resides on the walls of a wire, तो ये तो इस वॉल्स के ऊपर बैठा है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर। और देखिए, इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे हम, बाद में जाके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो याद रखना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 2k लैम्डा अपॉन आर, मतलब बाहर इस वायर के बाहर, और अंदर इस वायर के 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही हम अब सॉलिड इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं। सॉलिड इनफाइनाइट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो सॉलिड इनफाइनाइट वायर, सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है और ये सॉलिड वायर है, इनफाइनाइट लंबी है, और यहाँ से किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैपिटल आर ले लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटसाइड द वायर, और इस पे जो चार्ज है वो है रो कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है इसीलिए रो से लिया और मीटर क्यूब में लिया, ठीक है। तो इसकी भी थोड़ी सी कहानी है, वो पहले मैं समझा देता हूँ। ये रो क्या कहती है, रो कहती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इनटू एरिया। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आता है, लैम्डा अपॉन एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। इसका अगर मैं एरिया अंदर भी इसका रेडियस आर ले लेता हूँ, कैपिटल आर, बाहर की आर को स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इसके अंदर की आर को कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये
ये मेरे पास एक रो और लैम्डा में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि आउटसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, किसी भी जगह यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी, वो तो सिंपल ही होती है 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अब इनसाइड द वायर हमें निकालना है, इनसाइड द वायर, वायर के अंदर कितनी है। तो फिर इसमें हमें वही गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया छोटा सा, और जिसका रेडियस स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। और इसकी लेंथ है जो, वो हमने एल मान ली, एल लेंथ मान ली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको साइक्लिक इंटीग्रल से बंद कर देंगे। अब देखिए, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके दो एरियाज हैं, एक तो है फ्लैट एरिया और एक है कर्व्ड एरिया, ठीक है। तो जो फ्लैट एरिया है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ऐसे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फ्लैट एरिया, जो फ्लैट एरिया है उसका एरिया वेक्टर है ऐसे, डी ए वेक्टर। तो जो फ्लैट है इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें निकलने वाला फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें से फ्लक्स निकलेगा बाहर, इसमें से कितना निकलेगा फ्लक्स, वो आ जाएगा ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, इसमें से इतना फ्लक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे पास आ जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं 0 से लेके 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, मैक्सिमम एरिया गॉसियन सरफेस का 2 पाई आर एल है। तो ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, और व्हाट इज क्यू इन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितना है, देखिए रो कूलम पर मीटर क्यूब में रो चार्ज है। तो अगर मैं इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल के इस रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, तो क्यू टोटल चार्ज आ जाएगा, क्यू इन इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। ये मेरे पास अंदर वाला चार्ज आ गया। 1 मीटर क्यूब में चार्ज कितना है, रो, तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल में, पाई आर स्क्वायर इंटू रो, पाई आर स्क्वायर इंटू एल क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, पाई ने पाई को मार लिया, एक आर ने एक आर को मार लिया, और एक एल ने एल को मार लिया। तो मेरे पास बचा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और रो का और इसका मेरे को रिलेशन भी आता है। तो मेरे पास आ गया, रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से था, और पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे, ठीक है, ये भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटसाइड द वायर, इनसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम फॉर हॉलो सिलेंड्रिकल वायर की बात करते हैं, फॉर हॉलो वायर के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ये और ये, इधर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आर है। तो देखिए हमने देखा था कि इनसाइड द वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैं यहाँ पे ये कैपिटल आर प्लॉट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये जो मेरी इसको स्मॉल आर लिखना चाहिए क्योंकि बाहर हमने स्मॉल आर माना है। ये जो मैक्सिमम रेडियस है इसका वो आर है। तो जब तक तो ये आर नहीं आ जाता तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे ही आर आएगा उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
और वो इस तरह से चेंज हो रहा है 2k लैम्डा अपॉन आर से। तो इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जैसे ही आर में वायर के जस्ट बाहर पहुंचता तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जो बाहर जाते वक्त ऐसे कम होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है मेरे पास हॉलो वायर का। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर। अब मैं सॉलिड वायर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, फॉर सॉलिड वायर। तो बाहर के लिए तो वैसा ही है, ठीक है, बाहर वायर से बाहर जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आता, जैसे ये है। जब R इज इक्वल टू R आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहाँ पे, दैट इज 2k लैम्डा अपॉन R। ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R यहाँ पे। इसके जैसे जैसे बाहर जाओगे इसी तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी आउटसाइड द वायर यही है। और 1/r का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ऐसे। बट अंदर वायर के कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ ये लीनियर रिलेशन है ई और आर में, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, अंदर जब आर की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, और फिर बाहर ऐसे कम हो रहा है। ये ग्राफ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द solid wire, ये electric field outside the hollow wire, electric field inside the wire is 0, electric field inside the wire is rho r by 2 epsilon naught। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। अगर फर्दर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और असाइनमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू।